अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द स्टोरी टेलर्स। यार, मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ तो बहुत शौक़ से सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादती है ना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ीद रूह कांप देने वाली कहानियाँ लाती रहूँ। तो अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कराची के रोडों का तो सबको ही पता है, और जब बारिश होती है रोडों पर पानी जमा हो जाता है। आज का किस्सा 3 हट्टी की उस काली रात का है जिसे मैं आज तक नहीं भूला। वो कब्रिस्तान की औरत और वो बकरी। या खुदा, तेरा शुक्र है बहुत महफूज हूँ, और या अल्लाह ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। ये बस कुछ महीने पुरानी बात है, मेरा कुछ ख़ास तजुर्बा नहीं है। मुझे ऑटो रिक्शा चलाते हुए अभी सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने हुए हैं। बामुश्किल मुझे समझ आई इलाकों की कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर। भले मैं कराची का ही रहने वाला था, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके थे जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना हुआ था और उन्हें अभी देखा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत से इलाकों और रास्तों से मैं वाकिफ़ भी हो गया। इसी तरह से एक रात की बात है। जनवरी के आखिरी दिन थे। हवाएं सर्द थीं, रातें ठंडी थीं, हर तरफ खामोशी थी। बारिश इस रात शदीद थी। मैं एक बिल्कुल सुनसान सी सड़क पर अपना रिक्शा लेकर जा रहा था। टाइम रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। इस वक्त मुझे कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, तो मैं आराम आराम से रिक्शा चलाता हुआ जा रहा था। तभी मुझे एक स्ट्रेट लाइट के नीचे एक बुर्का पोश खातून नजर आई, जिसने मुझे इशारा किया। मैंने देखा वो औरत बारिश से भीगी हुई है। मैं रुका, और जैसे ही मैंने रिक्शा थोड़ा करीब किया तो वो चलकर आगे आई और मुझे कहने लगी, मुझे 3 हट्टी जाना है, मुझे छोड़ आओगे? मैंने कुछ ज़रा थोड़ा सा पूछा। एक बार मैं दिन के टाइम गया था 3 हट्टी, लेकिन मुझे इस रास्ते की समझ इतनी ख़ास नहीं थी। उसने कहा कि तुम चलाओ, मैं बता दूंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। वो मेरे रिक्शे में सवार हो गई। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जाऊं, क्योंकि वो अकेली औरत थी और बारिश इतनी तेज़ थी, आधी रात और इतनी दूर का रास्ता। हालात को देखकर अल्लाह का नाम लिया और रास्ता शुरू किया। वो सड़क बिल्कुल सुनसान और वीरान थी, यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर कोई घर नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे लगा शायद इसी के कहीं बैक साइड सड़क पर कुछ कॉलोनी या कोई हाउसिंग स्कीम होगी, सोसाइटी होगी। बहरहाल वो मेरे रिक्शे में सवार हो गई। जो ही वो रिक्शे में बैठी, एकदम से सर बहुत भारी हो गया। मैंने रोड को देखा, शदीद बुरा हाल। जगह जगह रोड टूटा हुआ, पानी भरा हुआ। सोचा वापसी में कितना वक्त लगेगा आने में। बहरहाल उसने मुझे कुछ रास्ता समझाया और वो मुझे एक और सुनसान रास्ते की तरफ ले गई और मुझे ये कहने लगी, इस साइड से रास्ता जल्दी आता है, अगर हम मेन से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ तक कि वो चलती चलती मुझे एक ऐसी सड़क पर ले आई जहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था। घरों को पार करने के बाद एक बड़ी सी सड़क आई और उसके बाद वो छोटा सा कब्रिस्तान। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मेरा रिक्शा जब कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, उस वक्त मैंने हवा में, फ़ज़ा में एक अजीब सी आवाज़ सुनी। तिजली चमक रही थी। माहौल बहुत डरावना हो रहा था। एक तो रात, बारिश और कब्रिस्तान, फिर वो आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से किसी परिंदे की होती है। बहरहाल कब्रिस्तान को क्रॉस करने के बाद उसने मुझे कहा कि यहाँ से बाईं जानिब मुड़ जाओ। मैं बाईं जानिब मुड़ा तो मुझे एक सड़क नज़र आई। वो 3 हट्टी की तरफ ही जाती थी। 3 हट्टी पहुंचकर थोड़ा सा आगे जाकर मेन रोड से लेफ़्ट साइड पर एक और टर्न था। उसने कहा कि बस थोड़ा सा और आगे। जब उधर मुड़े तो एक गली थी। उस गली में चंद ही मकान थे, शायद वो गली बंद थी। उसके कोने पर एक घर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसके बाहर एक पुरअसरार सा बोसीदा सा ताला भी लगा हुआ था। उसके बाहर जो दरवाज़ा था, उसके ऊपर जाले भी अटे हुए थे। उसने मुझे कहा कि बस यहाँ पर रोक दो। वो रिक्शे से आराम से उतरी। अजीब गंदे हाल में थी। उसमें से बदबू भी आ रही थी। गंदा गीला सा बुर्का, और वो नकाब में थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उसके कदमों की चाप नहीं थी। कदमों की चाप की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसने मुझे पैसे दिए। जितना भी मेरा किराया बनता था उसने मुझे दिया। ताला खोला, गेट के अंदर गई। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया। मैंने रिक्शा मोड़ा नहीं था,
वो गेट में खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसने इस तरह से नकाब पहना हुआ था कि उसकी आंखें भी पूरी नज़र नहीं आ रही थी। जब वो खड़ी होकर मुझे देखने लगी, मैं थोड़ा डर गया। मैंने फ़ौरन से अपना रक्षा मोड़ा तो मुझे गेट बंद होने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप उस गली से निकल आया। अब मुझे वापस जाना था और मुझे उस रास्ते का भी पता था जो दूसरी तरफ से गुजरता था। मैंने सोचा कि मैं अब कब्रिस्तान वाली साइड से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ का रोड बहुत ख़राब था और वहाँ हर जगह गड्ढे थे। डर था कि रक्षा ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं रास्ता भटक ना जाऊँ। मैं तो दिन के टाइम आया था। चलो, अब इस रास्ते का मुझे पता तो है, जिस रास्ते से आया हूँ इसी से वापस हो लेता हूँ। तो ना चाहते हुए भी मैंने अपने रक्षे को उसी रास्ते पर डाल दिया। जो ही मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते के पास से गुजर रहा था, वो कब्रिस्तान शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगा मेरे रक्षे में अभी भी वो औरत मौजूद है। मुझे पीछे बैठी हुई रक्षे में वो नज़र आई। जैसे ही मैंने उसे ड्राइविंग ग्लास में देखा, मुझे वो पीछे नज़र आई। मैंने पलट कर देखा, नहीं, पीछे कोई भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैंने रक्षा बहुत तेज़ करने की कोशिश की, लेकिन उस रास्ते के ऊपर से रक्षा तेज़ हो ही नहीं रहा था। अभी कब्रिस्तान का रास्ता ख़त्म हुआ ही नहीं था कि मेरा रक्षा बंद हो गया और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, क्योंकि वो जो कब्रिस्तान वाली सड़क थी वो बिल्कुल सुनसान और वीरान थी। वहाँ पर कोई घर नहीं था। एक तरफ कब्रिस्तान था तो एक तरफ पुराने दरख्त थे, और शायद उधर कोई कचरा कुंडी भी थी, क्योंकि उस तरफ घर कोई भी नहीं था। अब रक्षा स्टार्ट करने की बार बार मैंने कोशिश की, लेकिन रक्षा बंद हो गया और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब थोड़ा बहुत काम तो मुझे रक्षे का आता ही था। मैंने फ़ौरन से इसका इंजन देखना चाहा, कोशिश की कि चेक करूं, शायद कुछ हो जाए। अब रक्षे में जो प्लग था वो काम नहीं कर रहा था। वो उतर चुका था और वो इतनी आसानी से कभी भी यूं उतरता नहीं था। मैंने फिर से उस प्लग को बीच में लगाया। अभी मैं रक्षे को ठीक कर ही रहा था, मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ से ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से कोई औरत है और वो कब्रिस्तान में खड़ी होकर बुलंद आवाज़ में बोल रही है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कुछ पढ़ रही हो। जब मैंने औरत की आवाज़ सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कब्रिस्तान में कोई औरत कैसे हो सकती है? मैंने पलट कर देखा कब्रिस्तान की तरफ। बिल्कुल छोटी सी गर्ल थी। चारों तरफ अंदर कब्रें साफ दिखाई दे रही थीं। तो मैंने क्या देखा कि एक औरत कब्रिस्तान के अंदर खड़ी थी। वो कुछ बोल रही थी, पता नहीं किससे बात कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी से मुखातिब है या कुछ पढ़ रही है। तभी मुझे ऐसा लगा जिस तरह से बिल्कुल मेरे पास छिन 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 की आवाज़ है, जिस तरह से मेरे पास कोई पाँव में पायल पहने चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। जो ही मैंने पलट कर देखा तो कब्रिस्तान के कोने के ऊपर बाहर की तरफ एक काले रंग की बकरी खड़ी थी। बकरी खासी बड़ी थी और वो जो बकरी थी उसके दोनों पैरों में घंघरू बंधे हुए थे। वो बकरी चलती चलती मेरे रक्षे के पास आ गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि अक्सर जिन्नात भी जानवरों के रूप में आते हैं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, अल्लाह का नाम लिया, वो जो बकरी थी चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही कब्रिस्तान के अंदर चली गई। ना वो बोली, ना उसने कोई आवाज़ निकाली। वो चुपचाप मेरे से थोड़ा दूर खड़ी हुई और चलती हुई अंदर चली गई। और वो जो औरत थी, वो औरत भी एकदम जैसे गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। मैंने रक्षा स्टार्ट किया, रक्षा स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या और वहाँ से निकला। उस रात मैं अपने घर 2 बजे पहुँचा। मैं बहुत लेट हो चुका था। वो जो रास्ते में मेरा रक्षा बंद हुआ था उसने मुझे बहुत लेट करवा दिया। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। वो लोग डर चुके थे कि मैं इतनी देर तक अभी तक घर क्यों नहीं आया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर 11:30 या 12 बजे तक रहता था, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी कोशिश होती थी कि मैं 12 बजे से पहले घर पहुंच जाऊं। बहरहाल मैं घर गया और मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। मेरी बीवी थोड़ी परेशान हुई और वो ये कहने लगी कि अक्सर कब्रिस्तान वाले रास्तों पर जिन्नात होते हैं। आपने इतनी रात को अकेले वहाँ से वापस नहीं आना था। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है, खैर है, कुछ नहीं होता। इतनी बात करने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया। मुझे ठंड लगने लग गई। ठंड इतनी ज़्यादा थी नहीं जितनी मुझे लग रही थी।
हम लोगों का घर भी एक पुराना सा ही घर था और हम लोगों के घर में जब हम लोग अंदर दाखिल होते थे, गेट से अंदर आते थे तो वहाँ पर हम लोगों की बैठक हुआ करती थी। तो एकदम से ऐसा लगा जिस तरह से बैठक के दरवाजे के ऊपर किसी ने दस्तक दी है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि कौन है बाहर, दरवाजे की आवाज़ आई है। उसने कहा नहीं, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे आवाज़ आई है, ऐसा लगा बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई है। मैंने जाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। अब मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, मुझे 1 कप चाय का और बना कर दो। वो भी परेशान हो गई कि इतनी ठंड तो है नहीं जितनी इनको लग रही है, शायद मुझे बुखार हो रहा था। वो चाय पीने के बाद भी मेरी सर्दी कम नहीं हुई। मुझे कपकपी छोड़ गई, यहाँ तक कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उस वक्त भी मेरा जिस्म बहुत शदीद ठंडा था, लेकिन था मुझे बुखार। कभी मेरा जिस्म ठंडा हो जाता, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। अजीब हालत हो रही थी मेरी। पता नहीं रात के किस पहर जाकर मेरी आंख लगी। एकदम से मेरी आंख इस आवाज़ से खुली कि जल्दी उठो। मेरी आंख खुली तो मेरे बच्चे भी सो रहे थे, मेरी बीवी भी सो रही थी। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे आवाज़ किसने दी है। मैं उठा, मैंने कोशिश की, मैंने पानी के 2 घूंट पिए, मैं फिर लेट गया। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। सुबह 10 बजे कहीं मैं जागा तो मेरे जिस्म में भी बहुत दर्द था और मुझे शदीद बुखार था। बहरहाल मैंने जाकर थोड़ा बहुत नाश्ता किया और डॉक्टर से दवाई वगैरह ली। शाम तक मैं कुछ बेहतर हुआ। अब मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं घर में बैठता। मैंने फिर रक्षा निकाला और आज फिर चला गया। मैं अपना काम काज करके, 1-2 सवारियां थीं, उनको मैंने छोड़ा और उसके बाद एक लड़की थी कॉलेज की, जिसको मैंने एकेडमी ड्रॉप करना होता था। उसे एकेडमी छोड़ा और वो वहाँ से फ्री होती थी 9 बजे। उसे 9 बजे लेकर मैं कुछ टाइम मार्केट की तरफ निकल जाता था। आज भी मैं मार्केट वाली साइड पर ही था। वहाँ से जब मैं वापस आने लगा तो वो सड़क नहीं थी, ये बिल्कुल एक और रास्ता बनता था। उस तरफ तो मैं गया ही नहीं, मैं एक और साइड पर था। अब मैं वहाँ से जब गुज़र रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से वही बुर्का पोश औरत वो पीछे चलती हुई आ रही है सड़क पर, और उसने मुझे रुकने का भी इशारा किया और फिर वो बाहर ही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि ये मुझे तो वही औरत लग रही है और मैं तो उस साइड पर हूँ भी नहीं। उसने मुझे रुकने का इशारा किया और जब मेरे करीब आई तो आकर कहने लगी, भाई 3 हट्टी जाना है, ले चलोगे? मैंने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने कहा कि आज तो 12 नहीं हैं, 10 बजे ही हैं, ले जाता हूँ। मैंने उससे कहा कि ठीक है। अब मैं झिझक रहा था, ये भी नहीं पूछ पा रहा था कि कल मैं जहाँ पर लेकर गया था वहीं जाना है। मुझे ये भी नहीं था यकीन कि वो औरत है भी सही कि नहीं। बहरहाल वो फिर मेरे रक्शे में सवार हो गई। जैसे ही वो मेरे रक्शे में सवार हुई, एकदम से रक्शा बहुत वज़नी हो गया, भारी हो गया। रक्शा अक्सर तब ऐसा होता है जब ओवरलोड हो, या तब ऐसा होता है कि जब उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। दोनों ही बातें नहीं थी। ना तो वो औरत इतनी मोटी थी कि उसकी वजह से मसला होता, और ना ही मेरे रक्शे का इंजन ख़राब था। बहरहाल रक्शा चलाना काफ़ी कठिन हो रहा था। अब मैंने वही रास्ता लिया, कब्रिस्तान वाला। मेरा दिल भी डरे। मैंने इससे कहा कि एक मेन साइड पर भी रास्ता है तो उस तरफ से चलते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान वाला रास्ता ठीक नहीं है। मैं कल एक सवारी को छोड़कर आया था, वापसी पर मेरा रक्शा ख़राब हो गया। ये बात करने की देर थी, वो कहका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही जाना है, क्योंकि मुझे कब्रिस्तान में रुकना है, मुझे कब्रिस्तान में कोई काम है। मैंने कहा कि इतनी रात को आप कब्रिस्तान में रुकेंगी? उसने कहा कि तुम्हें जितना कहा है तुम बस इतना ही करो। मैं चुप कर गया। वो मेरे रक्शे में बैठ गई। अब जैसे ही हम लोग वो 3 हट्टी की तरफ जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। फिर से वही गली, वही फिर से कब्रिस्तान वाला रास्ता। अब वो मुझे कब्रिस्तान तक ले गई। मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था, वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। कब्रिस्तान भी बिल्कुल खाली था। लाइट जल रही थी, गेट लाइट, स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी।
जब वो अंदर गई, वही आवाज़, जिस आवाज़ में कल एक औरत बोल रही थी, वही आवाज़ गूंजी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। फिर से वही छिन छिन की आवाज़ आई और उसी कोने से वो काले रंग की बकरी बाहर निकली। अब मैं रक्शे के अंदर बैठा हुआ था। वो बकरी बिल्कुल मेरे रक्शे के करीब आई। पहले अगले टायर के पास खड़ी हुई, फिर उसने चक्कर काटा। वो पिछले टायर के पास गई, फिर उसने मेरे पूरे रक्शे के आसपास एक चक्कर काटा। मैंने उस बकरी को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन उस बकरी ने बहुत अजीब अंदाज से पलटकर मेरी तरफ देखा और वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। काफ़ी देर गुजर गई, वो औरत नहीं आई। यहाँ तक कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर झांक कर भी देखा। मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन मुझे वो औरत कहीं नज़र नहीं आई। आधा घंटा गुजर गया, ना वो औरत थी, ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई आहट, और कब्रिस्तान भी खाली था। बस सामने कोने में खाली जगह पर, कब्रों से थोड़ा दूर, वो काले रंग की बकरी बैठी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। एकदम से मुझे बहुत तेज़ खुशबू महसूस हुई, जैसे बहुत सी अगरबत्तियाँ किसी ने जलाई हों। लेकिन कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था। जिस तरफ वो बकरी बैठी थी, वो बकरी इतनी अजीब लग रही थी और बैठी हुई उसका साइज़ भी बहुत जैसे बड़ा हो गया था। मुझे समझ में आ गया कि माजरा कुछ और है। ये कोई और मखलूक है जो औरत के रूप में नज़र आ रही है। मैं वहाँ से फ़ौरन निकला, इसी रास्ते से वापस जाने लगा। अब मैं इसी मेन सड़क से था, क्योंकि वहीं से होकर मैंने वापस अपने घर जाना था। मैंने इसी स्ट्रेट लाइट के नीचे इसी काले बुर्का वाली औरत को देखा। ये वो औरत थी जो कल मेरे रक्शे पर सवार हुई थी। मैंने रक्शा नहीं रोका और तेज़ी से अपना रक्शा आगे लेकर निकल गया। वो आधे रास्ते तक मेरे पीछे भागी, मुझे रोक रही थी, आवाज़ें दे रही थी, चला रही थी। मैंने घर आकर ही सांस लिया। आज फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसने कहा कि आइंदा के बाद आपने इस तरफ नहीं जाना। मैंने उसे कहा कि मैं तो इस तरफ था भी नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन थी, वो कहाँ से आई और वो मेरे पीछे क्यों लगी हुई थी। मुझे फिर बहुत सा बुखार हो गया, मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब हो गई। मैंने मेडिसिन भी ली, मैं सो गया। अब हम लोग एक कमरे में ही सोते थे, मेरे 2 बेटे, मेरी बीवी और मैं। वहीं रात 2:30 बजे का टाइम हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मुझे किसी ने आवाज़ दी है, मेरा किसी ने नाम लिया, फैसल, फैसल उठ जाओ। मुझे फिर से आवाज़ आई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन जहाँ पर सामने मेरे बच्चे सो रहे थे, वहाँ पर बेड के कोने में मुझे ऐसा लगा ज़मीन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, एक काले रंग का वजूद, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे देखकर चीखें मारना शुरू कर दी। मैं बहुत डर गया। मेरी बीवी जाग गई, बच्चे जाग कर रोने लगे कि पता नहीं क्या हुआ है। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बीवी को बताऊं कि ये क्या हुआ है। वो उठी, उसने मुझे फ़ौरन पानी पिलाया। मैं बस इशारा कर रहा था। उसने पलट कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी बाहर से आवाज़ आई। ऐसा लगा हमारी बैठक का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि बाहर मत जाना, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई मखलूक है, मेरे पीछे कोई जिन्नात है, और ये वही औरत है, ये वही मखलूक है जो औरत के रूप में मुझे नज़र आती है। रात भर वो हमारे घर में जैसे बाहर दरवाज़ा खोलती और बंद करती, लेकिन कदमों की आहट और चाप बिल्कुल भी नहीं थी। बस बंद दरवाजे के ऊपर ही हलचल थी। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया। सुबह में मार्केट में एक आदमी को जानता था जो जिन्नात की अमलियात करता था। उस आदमी के पास में 2 से 3 बार कुछ सवारियों को लेकर गया था और वो ये बताती थीं कि हम लोग वहाँ से दम करवाने जा रहे हैं। एक दफ़ा एक 12 साला बच्चे के ऊपर एक मखलूक हावी हो गई थी और वो बच्चा बार बार अपना सर पटकता था, अपने सर पर थप्पड़ मारता था, हंसता था, चीखें मारता था। उसके हाथ उसके घर वालों ने बांधे हुए थे। उस बच्चे की हालत देखकर मैं बहुत डर गया था। वहाँ पर मैंने जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि तीसरी बार जब उस बच्चे को वहाँ लेकर गए थे तब वो बच्चा ठीक था।
تو جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی مخلوق کا بصیرہ ہو گیا تھا۔ یہ شام کے وقت ہم لوگوں کے گھر کے پیچھے ایک خالی مکان تھا، تو یہ پتنگ بازی کر رہا تھا۔ اس کا پتنگ اس گھر میں گر گیا۔ یہ مغرب کے بعد اس خالی گھر میں کود کر گیا تھا۔ جب یہ وہاں پر گیا تو اسے وہاں پر کوئی مخلوق نظر آئی تھی۔ وہ دیوار کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی یہ کہتا ہے کہ وہ مرد تھا، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ عورت تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس نے اسے بہت قریب سے دیکھ لیا۔ تب سے اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ یہ واپس جب گھر آیا تو یہ بڑا چپ چپ تھا۔ جب ہم لوگوں نے اس سے مخاطب ہو کر بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس کے سامنے آگ جلائی اسے دورہ پڑ گیا اور وہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ وہ اپنا سر جھٹکنے لگ گیا۔ پھر وہ لوگ جب اسے وہاں پر لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس بچے کے اوپر اس گھر کے جنات کا اثر ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسی کے پاس جاتا ہوں۔ میں اس آدمی کے پاس گیا۔ اس کے پاس خاصا رش رہتا تھا۔ جو ہی کچھ رش کم ہوا تو میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس اس طرح سے کسی کو لے کر آیا تھا۔ آج میں اپنے مسئلے میں آیا ہوں۔ 2 دن سے میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میرے گھر میں بھی مجھے وہ نظر آئی ہے۔ میری مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ وہ ایک چڑیل آفت ہے جو رات کے وقت عورت کے روپ میں باہر نکلتی ہے۔ اس کا بصیرہ اس گھر میں ہے، لیکن وہ جو کالی بکری کے روپ میں ہے وہ قبرستان کی مخلوق ہے۔ یہ وہ عورت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ رکشے میں بیٹھی تھی، جو تمہیں لے کر اس گھر تک گئی تھی۔ وہ ایک چڑیل آفت تھی جو اس بند مکان میں رہتی ہے۔ اس کا بصیرہ ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں وہ وہیں سے نکلتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں مجھے پہلے بھی 2 سے 3 بار لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ اکثر رات چلتے لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اسے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑی ملتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں اگر کوئی وہاں سے گزرے تو وہ اس سے لفٹ بھی مانگتی ہے اور اپنے گھر تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے پاس اترتے ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 لوگوں نے تمہارے والی بات بھی کی کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ گیٹ میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ دراصل اس گھر کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں۔ وہ گھر پچھلے 50 سے 60 برس سے بند ہے، لیکن وہ مخلوق وہاں سے عورت کے روپ میں نکلتی ہے، اور وہ پورا محلہ اس کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ میں نے پھر جب کالی بکری کا ذکر کیا اور کالی بکری کے بارے میں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبرستان کی مخلوق ہے۔ کالی بکری کے روپ میں بھی چڑیل آفت ہوتی ہے۔ اس رات تم نے اس کی باتیں سنی؟ پہلے اس نے تم پر حملہ کرنا تھا۔ اس نے تمہارا رکشہ بند کیا، پھر وہ بکری کے روپ میں وہاں سے باہر نکلی۔ بول تو وہ پہلے ہی رہی تھی۔ اگر اس رات تم اس بکری کو نقصان پہنچاتے یا اس بکری کو مارتے یا اس بکری کے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے تو شاید وہ تم پر اسی رات حملہ کر دیتی، لیکن وہ تمہیں دوسرے دن بھی وہاں پر لے کر آئی۔ تم نے آیت الکرسی پڑھی، لیکن جب وہ تمہارے رکشے کے آس پاس تھی تم ہم کلام نہیں ہوئے، بلکہ تم چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ سامنے بیٹھی تھی قبرستان میں، تمہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس راستے پر بالکل بھی نہیں جانا۔ اگر تم غلطی سے بھی اس راستے پر دوبارہ گئے اور تیسری بار وہ بکری تمہارے رکشے کے آس پاس آئی یا تمہارے پاس آئی تو تم ہمیشہ کے لیے آسیب زدہ ہو جاؤ گے۔ پھر تم کبھی بھی کسی بھی قبرستان کے راستے پر جاؤ گے تو جنات تمہیں تنگ کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ وہ عورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے کسی اور راستے پر ملی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رات تقریباً عشاء کی نماز کے بعد تم نے کسی بھی اکیلی عورت کو جو کالے برقع میں ہو کسی ویران سڑک سے اپنے رکشے میں نہیں بٹھانا، اور بالخصوص جو کوئی بھی تمہیں قبرستان والی طرف جانے کا کہے تم نے نہیں بٹھانا، اور یہ حفاظت کا ایک تعویذ اپنے گلے میں پہن لو اور ایک تعویذ رکشے میں لگا دو۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مخلوق رکشے میں سوار ہی نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہ انسان نہ ہوئی تو وہ رکشے میں بیٹھ نہیں سکے گی، لیکن تم نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، اور تم نے مغرب اور عشاء کے بعد قبرستان کے پاس سے بھی کچھ عرصہ نہیں گزرنا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں وہ تعویذ گلے میں لے کر اور رکشے میں لگا کر واپس آ گیا۔ اس دن تو شام تک ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا۔ مجھے بہت سخت بھوک لگ گئی۔ 2 دن سے میں نے کچھ خاص کھایا بھی نہیں تھا۔ مجھے بخار تھا، تو میں ایک ڈھابے پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ جو ہی میں کھانا کھا رہا تھا ایک دم سے میری نظر پڑی۔ ڈھابے کے کونے پر ایک پرانا درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کے نیچے میں نے ایک برقع پوش عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس کا قد کاٹ وہی تھا
जो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गई थी। इस वक्त जो मेरी हालत थी वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा, मेरे हलक से एक नवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने वही खाना छोड़ा, पैसे टेबल पर रखे, अपने रक्शे में बैठा। जो ही मैंने रक्शा स्टार्ट किया, मेरी वहाँ पर नज़र पड़ी तो वो औरत नहीं थी। इस टाइम होगा 9:30 बजेगा। मैं फ़ौरन से अपने घर वापस आ गया। मैंने अपनी बीवी को भी आकर ये बात बताई। आज एक अजीब काम हुआ। जो ही मैंने रक्शा खड़ा किया और मैं मेन गेट बंद करने गया, मुझे ऐसा लगा गेट को किसी ने धकेला है, जैसे मुझे कोई गेट बंद करने नहीं दे रहा था, जबकि बाहर कोई था भी नहीं। बहरहाल मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से पता चल गया। अपने घर के लिए भी कोई तावीज़ लेना था, क्योंकि घर में भी तो वो आपको नज़र आई है। मैंने उसे कहा कि मैंने उन्हें बताया था, तो उनका ये कहना था कि तुम्हारे पीछे है, तुम्हारी वजह से ही वो घर तक आई है। ये तावीज़ तुम्हारे गले में होगा और तुम्हारे रक्शे में होगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। आज मैं कुछ पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। तकरीबन 12:30 या 12:45 बजे का टाइम हुआ तो हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 1 बजे के करीब हमारी गेट बेल बजी। आज तक कभी इतनी देर तक कोई आया नहीं। मैंने गेट पर जाकर पूछा तो हमारे एक मोहल्लेदार थे। उनका ये कहना था कि भाई घर पर हो, हमें एक इमरजेंसी आ गई है। मैंने कहा कि क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि मैंने दरवाज़ा खोला तो वो हमारे एक मोहल्लेदार थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि उनके एक रिश्तेदार हैं, वो फौत हो गए हैं, उनकी मौत हो गई है, तो उनके घर जाना है। मैंने उन्हें पूछा कि किस तरफ जाना है, तो उन्होंने 3 हट्टी का नाम लिया। मैंने उन्हें कहा कि मेरा रक्शा ख़राब है, माजरत में नहीं जा सकता। हाँ, मेरा रक्शा ठीक होता तो मैं आपको ले जाता। इतने में वो आदमी थोड़ा सा गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, कोशिश करो, रक्शा स्टार्ट हो जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मेरा रक्शा ख़राब है, मैंने आपको ले जाना था। खैर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं जागा, मैं अपने घर से निकला, 10 बजे का टाइम था। मैं बाहर निकला, मैंने अपना रक्शा निकालना स्टार्ट किया। रक्शा ठीक था। वही आदमी मुझे दोबारा से मिला। सलाम दुआ हुई तो मैंने उससे कहा कि मैं शर्मिंदा था कि कहीं ये ना समझे कि मैंने उससे झूठ बोला है। मैंने कहा कि भाई बस अभी थोड़ी देर पहले ही वर्कशॉप से आया हूँ, आपको तो पता है मेरा रक्शा ख़राब था, माजरत में आपको रात को ले जा नहीं सका। वो मेरे मुंह की तरफ बड़े गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब, कहाँ लेकर जाना था? मैंने उससे कहा कि आप ही तो रात को आए थे, आप हसैन भाई हैं ना? उसने कहा कि हाँ, क्या हो गया, मैं हसैन भाई ही हूँ। मैंने कहा कि आप ही तो रात को आए थे, तकरीबन 1:30 के करीब, कि 3 हट्टी जाना है, वहाँ पर हमारे कोई रिश्तेदार फौत हो गए हैं। उसने कहा, भाई कौन सी बात कर रहे हो, कोई ख्वाब तो नहीं देखा? मेरा तो कोई रिश्तेदार 3 हट्टी की तरफ है ही नहीं, और ना ही हमारी कोई फौत की हुई है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शायद कोई और होगा, या शायद तुम रात को लेट आते हो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, मैं नहीं था वो। जैसे उसने ये बात की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहरहाल कुछ अरसा मुझे उस मखलूक ने तंग किया। ऐसे ही कई रूप बदल कर मुझे दिन के वक्त भी सवारियां मिलती थी जो 3 हट्टी जाने की बात करती थी। इन हादसों के बाद मैं 3 हट्टी नहीं गया। मैंने 6-7 साल रक्शा चलाया, फिर उसके बाद मैंने एक कैब ले ली। अभी तक मैं कैब ड्राइवर ही हूँ। आज तक मैं दोबारा कराची में रहते हुए भी 3 हट्टी की तरफ नहीं गया। ये मेरी एक कहानी थी जिसको आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक खौफ की लहर मेरे ऊपर दौड़ उठती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।